वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना, अध्ययन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? अध्ययन क्षेत्र की विशेषताएं, प्रकृति तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिन? डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स, नेचर एंड टाइप ऑफ डिसिप्लिन। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अध्ययन विषयों की अवधारणा। जो अध्ययन विषयों की जो अवधारणा होती है वो क्या होती है अपनी? शिक्षा की वर्तमान अवधारणा के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन का लाना है। इससे लक्ष्य को पूरा करने के लिए विद्यालय पाठ्यचर्या को विषयों से संबंधित ज्ञान से युक्त करने की आवश्यकता है तथा पाठ्यचर्या निर्माताओं को बालक की प्रकृति, उनके विकास के विभिन्न स्तरों पर उसकी आवश्यकताओं, अभियानकर्ताओं, रुचियों, क्षमताओं, आकांक्षाओं तथा मनोवैज्ञानिक क्षेत्र की अन्य प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या को निर्मित तथा संगठित करने की आवश्यकता है। कि मतलब पाठ्यचर्या क्यों बनाना चाहिए। तो अब बात करेंगे अध्ययन विषय का अर्थ एवं परिभाषा है। तो डिसिप्लिन अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द डिसाइपुलस शब्द से हुई है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सीखना या आज्ञा पालन, टू लर्न और ओब्लिशंस। कुछ शिक्षाविदों का मत है कि डिसिप्लिन शब्द अंग्रेजी भाषा के डिसिपाइल शब्द से उत्पन्न हुआ है और डिसिपाइल का अर्थ होता है शिष्य या छात्र, पुपिल। डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति डिसिप्लिना से भी मानी जाती है, जिसका अर्थ है अध्यापन, मतलब टीचिंग। द टर्म ऑफ डिसिप्लिन originate from the English word disciplines, which means pupil, and discipline, which means teachings। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र का अध्ययन विषय डिसिप्लिन के रूप में व्यक्त किया जाता है। अध्ययन विषय वस्तु तथा घटनाओं के विषय किसी विशिष्ट क्षेत्र संबंधी ज्ञान का संगठन है। इन वस्तुओं तथा घटनाओं के अंतर्गत वे तथ्य, प्रदंत, पर्यवेक्षण, अनुभूतियाँ आदि सम्मिलित रहती हैं जो उस ज्ञान के आधारभूत घटकों को निर्मित करते हैं। कोई ज्ञान किसी अध्ययन विषय के क्षेत्र में आता है या नहीं, इसका निर्धारण करने के लिए आधारित नियम परिभाषाएं नियमित कर ली जाती है। ग्लोबेस के अनुसार ज्ञान या सीखने की एक शिक्षा जो महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों के स्तर पर पढ़ाई जाती है या जिस शोध पर किया जाता है। अकॉर्डिंग टू ग्लोशेप, a branch of knowledge of learning which is taught or researched at college or university levels। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक विषय में अपनी अध्ययन एवं अनुसंधान विधियां होती हैं जो दूसरों के पृथक होती हैं। अध्ययन विषय एक मौखिक, अशाब्दिक एवं अनुपालन की प्रक्रिया है जिसके उद्देश्य विषय अध्ययन अथवा संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करना है। प्रत्येक अध्ययन विषयों का एक अनिश्चित क्षेत्र, अनिश्चित विधि, निश्चित इतिहास एवं परंपरा होती है। साथ ही प्रत्येक विषय का अपना मूल्य एवं चिंतन क्षेत्र होता है। प्रत्येक अध्ययन विषय में गत्यात्मक पाई जाती है, अतः कोई भी विषय पूर्णतः सिद्ध नहीं होता है। इसमें निम्न ज्ञान का समावेश होता है और इसमें परिवर्तन आते रहते हैं। अध्ययन विषय की प्रवृत्ति एवं विशेषताएं की बात करें तो विशेषताएं वस्तुओं तथा घटनाओं की किसी विशिष्ट क्षेत्र संबंधित ज्ञान के संगठन को विषय कहा जाता है। मतलब वस्तुओं तथा घटनाओं के विशिष्ट क्षेत्र संबंधी कोई भी बात हो या संगठन, किसी बात को इकट्ठा करना, उनको क्या कहलाते हैं? विषय कहलाते हैं। मतलब छोटी छोटी बातों को एकत्रित करना। इन वस्तुओं तथा घटनाओं के अंतर्गत वे तथ्य, प्रदंत, पर्यवेक्षण, अनुभूतियों भी सम्मिलित रहते हैं जो उस ज्ञान की आधारभूत घटनाओं को निर्मित करती है। कोई ज्ञान विषयों के क्षेत्र में आता है या नहीं, इसका निर्धारण करने के लिए उस पर आधारित नियम एवं परिभाषा निर्मित की जाती है। इस परिभाषा के आधार पर विषय की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हो सकती हैं। फर्स्ट वन, अपना विषय का अपना मूल्य विशिष्ट चिंतन क्षेत्र होता है।
कुछ विषय आध्यात्मिक क्षेत्र में संबंधित चिंतन रखते हैं तो कुछ आर्थिक क्षेत्र में संबंधित होते हैं। विषय को मान्य संरचनाएं होती है उसकी प्रति उसकी संरचना में संबंधित होती है। विषय का अपना ऐतिहासिक एवं पारंपरिक क्षेत्र है तथा यही बात उसकी संरचना करने तथा उसके नियमों के निर्धारण के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। प्रत्येक अध्ययन विषय दूसरे अध्ययन विषय से अपने ऐतिहासिक तथा परंपराओं के अनुसार भिन्न महत्व रखते हैं। विषय को अपना पाठ्यक्रम सिलेबस सब्जेक्ट्स होता है तथा उसे न्यूनतम ज्ञान के समावित करने के संबंध में कुछ निश्चित नियम होते हैं। विभिन्न विषयों का पाठ्यक्रम भिन्न भिन्न होते हैं। अगर बात करें हम अध्ययन विषय के प्रकार के रूप, तो सबसे पहला अपना आता है बहु अध्ययन विषय, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी। इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक विषयों का अध्ययन क्षेत्र किया जाता है। उदाहरण के लिए MBA, MCA, BTech, MPT। अंत अध्ययन विषय इंटरडिसिप्लिनरी। इस अध्ययन विषय के माध्यम या उससे पूरे ज्ञान में विस्तार अंत अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। उदाहरण गृह विज्ञान, वाणिज्य। ट्रांस अध्ययन क्षेत्र, ट्रांस डिसिप्लिनरी। ट्रांस अध्ययन विषय में अभिप्राय सभी अध्ययन विषयों के संयुक्त प्रयास द्वारा नवीन ज्ञान का निर्माण करना होता है। अगर बात करें हम क्रॉस अध्ययन विषय, क्रॉस डिसिप्लिनरी, तो यह वह ज्ञान है जो किसी एक अध्ययन विषय को स्पष्ट करता है परंतु यह किसी अन्य अध्ययन विषय से संबंधित होता है, जैसे संगीत की भौतिक, फिजिक्स ऑफ म्यूजिक एंड साहित्य एंड राजनीतिक, पॉलिटी ऑफ लिटरेचर्स, या फिजिक्स केमिस्ट्री कौन सा भी। अगर हम बात करें अध्ययन विषय की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ डिसिप्लिन, तो विषय की संरचना का कोई ठोस एवं निश्चित आधार न होने के कारण सिद्धांत तथा व्यवहार में अंतर बढ़ जाता है, रह गई है। ज्ञान के असीम भंडार को देखते हुए पाठ्यचर्या में ज्ञान के सभी प्रमुख उपखंडों को समाहित कर पाना संभव नहीं है। अतः इसके 2 विकल्प दिखाई पड़ते हैं, या तो चयन प्रक्रिया के माध्यम से कुछ उपखंडों को छोड़ दिया जाता है और कुछ अधिक महत्वपूर्ण उपखंडों को शामिल कर लिया जाए, अथवा उन्हें व्यापक क्षेत्रीय इकाइयों में व्यवस्थित किया जाए। पाठ्यचर्या में भिन्न भिन्न विषयों का ही महत्व रह जाने के कारण पाठ्यचर्या के सामान्य विषय की उनके निर्माण तथा विकास कार्य में कोई प्रभावशाली भूमिका नहीं। दूसरी ओर किसी क्षेत्र के विशेषताओं प्राप्त होने से कोई व्यक्ति तो पाठ्यचर्या विकास कार्य में सहभागी होने का अधिकारी नहीं होता। अतः इससे पाठ्यचर्या के संगठन में शिथिलता एवं बिखराव आने की अधिक संभावना है। इसमें शामिल किए जाने वाले विभिन्न विषयों के माध्यम से पारंपरिक संभव में कमी की संभावना रहती है। इस कारण यह पाठ्यचर्या ज्ञान के किसी अत्यधिक असंबद्ध उपखंडों का एक पूज्य मात्रा बनकर रह जाएगा। इस प्रकार की पाठ्यचर्याओं में भिन्न भिन्न विषय के बीच अधिक महत्वपूर्ण स्थान के खींचतान भी हो सकती है, जिसमें पाठ्यचर्या के असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो अपना डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड कैरिकुलम्स। तो बात करेंगे अब सबसे पहले सिलेबस क्या होता है। तो सरल शब्दों में सिलेबस एक दस्तावेज है जिसमें विभिन्न विषयों या उस भाग के बारे में जानकारी होती है जिसे किसी विशेष विषय कोर्स के लिए कवर करने की आवश्यकता होती है। यह दस्तावेज परीक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है और विभिन्न प्रोफेसरों द्वारा बनाया जाता है। सिलेबस बनाते समय प्रोफेसर यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी विशेष विषय या पाठ्यक्रम के मूल सिद्धांतों को सैद्धांतिक और व्यावहारिक शिक्षण विधियों के एक अद्वितीय संयोजन में जोड़ा जाता है। एक शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में छात्रों और शिक्षकों को एक पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है। मतलब सिलेबस क्या होता है, एक निर्धारित पैटर्न होता है कि इसके आधार पर क्या होगी, अपनी एक परीक्षा होगी। अगर बात करें कैरिकुलम की, तो कैरिकुलम मूल रूप से विभिन्न शैक्षणिक सामग्री और अध्यायों के लिए दिशा निर्देशिका का एक सेट है जो किसी विशेष स्कूल या कॉलेज द्वारा प्रस्तुत एवं विशिष्ट कार्यक्रम में शामिल है। हालांकि दृष्टिकोण, तरीके, ज्ञान, व्यवहार, प्रदर्शन तरीके और विभिन्न कौशल को शामिल करता है जो छात्रों को शैक्षणिक अवधि में विकसित करेंगे। अगर बात करें डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड कैरिकुलम्स के बीच में अंतर, तो सिलेबस एक
सिलेबस एंड कैरिकुलम दोनों एक शैक्षणिक कार्यक्रम के संदर्भ में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण शब्द हैं, लेकिन उनके अलग अलग अर्थ हैं। कैरिकुलम्स विषयों या गतिविधियों का एक संयोजन है, जबकि इस शैक्षणिक कार्यक्रम में शामिल किया जाने वाला जब सिलेबस एक विशेष टॉपिक के कुछ हिस्सों को शामिल करता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर बात करें ना कैरिकुलम की, तो कैरिकुलम क्या है, सेट ऑफ सिलेबस है, और सिलेबस क्या है कि यूनिट है, मतलब टुकड़े टुकड़े करके उसको सिलेबस बोल सकते हैं कैरिकुलम। अब बात करेंगे डिफरेंस, सबसे पहले अर्थ के अंदर ही। तो सिलेबस क्या होता है, सिलेबस वह दस्तावेज है जिसके किसी विषय में शामिल अवधारणाओं में सभी भाग शामिल होते हैं। अगर बात करें कैरिकुलम की, पाठ्यक्रम सामग्री, पाठ्यक्रम समग्र सामग्री जो किसी शैक्षणिक प्रणाली पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है, मतलब इकट्ठा करके। अगर बात करें सिलेबस की, सिलेबस ग्रीक शब्द, सिलेबस एक ग्रीक शब्द है, बल्कि पाठ्यचर्या एक लैटिन शब्द है, करिकुलम एक लैटिन शब्द है। अगर कोई तय सीमा की बात करें तो इसमें कोई विषय नहीं है। अगर पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। प्रकृतिकरण की बात करें तो इसके होते हैं वर्णात्मक। अगर बात करें कैरिकुलम की तो इसके होते हैं नियम के अनुसार चलना पड़ता है। दायरे की बात करें तो सिलेबस का दायरा होता है सरकरा। अगर पाठ्यक्रम की बात करें तो होता है चौड़ा। अगर बात करें कि सिलेबस कौन निर्धारित करता है, तो सिलेबस निर्धारित करता है परीक्षा बोर्ड। अगर बात करें पाठ्यक्रम कौन निर्धारित करते हैं, सरकार, स्कूल या कॉलेज के संस्थान का प्रशासन। अगर बात करें अवधि, तो एक निश्चित अवधि के लिए समानतः 1 वर्ष होता है सिलेबस का। अगर कैरिकुलम की बात करें, जब तक कोर्स चलेगा जब तक कैरिकुलम चलता ही रहेगा। अगर बात करें सिलेबस में वृद्धि की, तो शिक्षक भी भिन्न भिन्न होता है, जबकि कैरिकुलम में सभी शिक्षकों के लिए समान होता है। अगर निष्कर्ष की बात करें, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम शिक्षा की शर्त है कि जो शिक्षक द्वारा छात्रों को प्रदान की जाती है। इसका अर्थ वह ज्ञान, कौशल या योग्यता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। एक विशेष सिलेबस की एक इकाई है। दोनों शब्द इसे अर्थ में भिन्न है कि पाठ्यक्रम कुछ कारकों को एक संयोजक है जो एक शैक्षणिक कार्यक्रम की योजनाएं बनाने में मदद करता है, जबकि एक सिलेबस इस हिस्से को कवर करता है कि किसी विशेष विषय में कौन से विषय पढ़ाए जाने चाहिए। अगर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन की, तो एक अच्छी पुस्तक एवं चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब गुड टेक्स्ट बुक, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ए गुड टेक्स्ट बुक। तो बात करेंगे सबसे पहले उपयुक्त विषय सामग्री, मतलब उपयुक्त विषय सामग्री होनी चाहिए। सबसे पहले पाठ्यक्रम वस्तु की विषय सामग्री छात्रों के मानसिक स्तर का अनुकूलन होने चाहिए। छात्रों के वातावरण संबंधी विषय की सामग्री पाठ्य प्रस्तुत में निहित होनी चाहिए। विषय सामग्री भारतीय संस्कृति, जीवन और सभ्यता से संबंधित होनी चाहिए। पाठ्य सामग्री में भी सभी तथ्य हैं जो जिनका ज्ञान प्राप्त करना एक व्यय वर्ग के बालकों के लिए आवश्यक हो। विषय सामग्री सूचना प्रदान करने वाले तथा छात्रों के व्यावहारिक प्रयोग के लिए प्रयुक्त होनी चाहिए। पाठ्य सामग्री में भिन्नता के साथ संबद्धताओं भी आवश्यक होती है। पाठ्य सामग्री में नैतिकता की बातें अवश्य होनी चाहिए। अगर बात करें भाषण तथा शब्दावली की, तो छोटी बच्चों की पुस्तकें सरल, मतलब सिंपल होनी चाहिए तथा स्पष्ट भाषा में लिखी होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में लिखी होनी चाहिए। बड़े बालकों की पुस्तकों भी ऐसी होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक में शब्दावली का चयन सतर्कता से किया जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में प्रयोग होने वाली पाठ्य पुस्तकों की शब्दावली सीमित होनी चाहिए। शब्दावली इस तरह की होनी चाहिए जिससे शीघ्रता से पढ़ा जा सके, मतलब जल्दी जल्दी पढ़ा जा सके। अगर बात करें भाषा शैली की या शैली की स्टाइल, तो प्रारंभिक कक्षाओं की पुस्तकें सरल तथा सीधे ढंग से लिखी होनी चाहिए। उच्च कक्षाओं के लिए भी ऐसी पुस्तकें होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक की शैली सरलता से जटिलता की ओर होनी चाहिए, मतलब सिंपल टू हाई लेवल, मतलब हार्ड। शैली में भिन्नताएं होनी चाहिए जिससे छात्र के मानसिक गुणों का विकास हो सके। शैली की विशेषताओं के लिए सरलता, सजीवता, भाव प्रकाशन की स्पष्टता होनी चाहिए। अगर बात करें हम व्यवस्था नियोजन की, तो पाठ्य पुस्तक की विषय सामग्री सुव्यवस्थित और सुनियोजित होनी चाहिए। पाठ्य सामग्री विभिन्न पाठ्यों सोपानों और इकाइयों को विभाजित करके नियोजन को उत्तम रूप से प्रदान की जानी चाहिए। अध्याय लंबे नहीं होने चाहिए तथा विभिन्न विचारों को उपयुक्त शीर्षक के साथ अलग करना चाहिए। अगर बात करें अभ्यास की, तो
प्रश्न पाठ्य पुस्तक के पाठ के अंत में कक्षा तथा व्यक्तिगत कार्य के लिए विविध प्रश्न होने चाहिए, मतलब अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न उत्तर होने चाहिए। निर्देशन की बात करें तो पाठ्य पुस्तक के पाठ्य विषय के संबंधित तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए चित्र, रेखाचित्र, मानचित्र आदि होने चाहिए। निम्न कक्षाओं के पाठ्य पुस्तकों के पूरे आदि पृष्ठ के चित्र होने चाहिए। उच्च कक्षा में चित्र पृष्ठ के चौथाई भाग में अधिक नहीं होने चाहिए। चित्र आकर्षक होने चाहिए ताकि छात्रों को जागृत कर सकें। निम्न कक्षाओं के पाठ्य पुस्तकों में चित्र रंगीन होने चाहिए। अगर बात करें छपाई की, किस प्रकार की छपाई करनी चाहिए, प्रिंट किस प्रकार से होना चाहिए। छपाई के लिए काले, गहरे तथा चमकीले स्याही का प्रयोग होना चाहिए। छपी पंक्तियों की दूरी एक दूसरे पर्याप्त दूरी पर होनी चाहिए, मतलब गैप पे एक जैसा होना चाहिए। प्रत्येक पृष्ठ के चारों ओर पर्याप्त स्थान होना चाहिए। अगर बात करें कागज की तो पाठ्य पुस्तक का कागज मोटा तथा चिकना होना चाहिए। कागज बहुत चमकने वाला न हो, खुरदरा कागज नहीं होना चाहिए तथा पतले कागज की उपयुक्त नहीं होते। अगर बात करें जिल्द, सिलाई तथा आकार की तो पुस्तकों की जिल्द मोटी, मजबूत तथा टिकाऊ होनी चाहिए। जिल्द के ऊपर पाठ्य पुस्तक के संबंधित कोई रंगीन या आकर्षण चित्र होना चाहिए। जिल्द के ऊपर सुंदर छपा हुआ कागज चढ़ाने से पुस्तक का आकर्षण बढ़ जाता है। छोटी छोटी कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम पुस्तक का आकार 4 तरह का होना चाहिए। पुस्तक की सिलाई टिकाऊ होनी चाहिए ताकि पुस्तक सुगमत खुल सके। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो अपना है शिक्षण प्रतिमान की अवधारणा का वर्णन कीजिए। मतलब क्या अपना प्रतिमान परिवर्तन होता है ना अपना, कि मतलब प्रतिमान परिवर्तन का क्या अर्थ होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पैराडिमिक शिफ्ट। तो इसी आधार पर अब बात करेंगे हम शिक्षण प्रतिमान की अवधारणा का वर्णन कीजिए। तो शिक्षण प्रतिमान आंग्ल भाषा के टीचिंग मॉडल का पर्यायवाची है। प्रतिमान का अर्थ है किसी अमूल उद्देश्य के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया। प्रतिमान शिक्षण सिद्धांतों के प्रतिपादन में आधार का कार्य करते हैं, अर्थात शिक्षण सिद्धांत के लिए प्रतिमान परिकल्पना का कार्य करते हैं। शिक्षण प्रतिमान एक विस्तृत रूप देता है जिससे उसके पाठ्यक्रम, स्रोत, शिक्षण तथा अधिगम को प्रभावशाली ढंग से वर्णित किया जाता है। इसके इस सूत्र का द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। शिक्षण प्रतिमान इक्वल टू पाठ्यक्रम प्लस साधन प्लस शिक्षण प्लस सिखाना। अगर बात करें हम कि इसके आगे प्रतिमान के बारे में, तो अतः शिक्षण प्रतिमान में उसके पाठ्यक्रम, स्रोत, शिक्षण तथा अधिगम को कलात्मक एवं विस्तृत रूप प्रदान किया जाता है। शिक्षण प्रतिमान की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित है। एच.वी. विल्ड के अनुसार प्रतिमान का अर्थ किसी रूपरेखा तथा उद्देश्य के अनुसार व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया प्रतिमान कहलाती है। हाइमैन के अनुसार प्रतिमान शिक्षण के संबंध में विचार करने तथा सोचने की वृत्ति है जिसमें उसके निश्चित तथ्यों को संगठित, विभाजित तथा तर्कसंगत व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। क्रॉनबेर्ग तथा गेगन के अनुसार शिक्षण प्रतिमान का विकास सिखाने के सिद्धांत का दृष्टि से रखते हुए किया जाता है जिससे उनके प्रयोग द्वारा शिक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादित किया जा सके। अगर बात करें शिक्षण प्रतिमान के निम्नलिखित 6 क्रियाएं निहित होती है। सबसे पहले सिखाने के निष्पत्ति का व्यवहारिक रूप देना। सेकंड की बात करें ऐसे उत्पन्न का चयन करना जिसमें विद्यार्थी अपेक्षित अनुक्रिया कर सके। अगर थर्ड की बात करें ऐसे मापदंड व्यवहार का निर्धारण करना जिससे विद्यार्थी के निष्पत्ति को देखा जा सके। अगर फोर्थ की बात करें ऐसी परिस्थितियों का विशिष्टीकरण करना जिससे विद्यार्थियों को अनुक्रिया को देखा जा सके। अगर फिफ्थ की बात करें कक्षागत परिस्थितियों में अंत प्रक्रिया का विश्लेषण करके वंचित शिक्षक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष युक्तियों का विशिष्टीकरण करना। अगर सिक्स्थ की बात करें यदि विद्यार्थी में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन न हो तो नीतियों तथा युक्तियों में सुधार करना। अगर बात करें शिक्षण प्रतिमान की अवधारणाएं क्या क्या है, तो सबसे पहली अवधारणा है शिक्षकों के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना। सेकंड की बात करें पाठ्य वस्तु तथा कौशल
निर्देशन का कार्य करती हैं, जिसके द्वारा छात्रों तथा शिक्षकों को मध्य अंत प्रक्रियाएं होती हैं। शिक्षण को सरल, स्पष्टता, बोधगम्य बताने के लिए उपयुक्त नीतियों तथा युक्तियों का प्रयोग करना। अगर फोर्थ की बात करें, प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान वातावरण के निर्माण करने हेतु रूपरेखा का कार्य करना होता है। अगर बात करें शिक्षण प्रतिमान की उपयोगिता एवं महत्व, तो शिक्षण प्रतिमान विद्यालयों को शिक्षण व्यवस्था को विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सहायता प्रदान करता है। अगर सेकंड की बात करूँ, इसके द्वारा शिक्षण को अधिक सार्थक तथा प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अगर थर्ड की बात करें, शिक्षण में विशिष्ट प्रतिमानों का प्रयोग किया जा सकता है। अगर बात करें फोर्थ के, शिक्षण प्रतिमानों को सामाजिक, व्यक्तिगत, ज्ञानात्मक तथा व्यावहारिक पक्षों के विकास के लिए विकसित किया जाता है। अगर फिफ्थ की बात करें, शिक्षण प्रतिमान शिक्षक प्रक्रिया में शोध कार्य के लिए विशाल क्षेत्र प्रस्तुत करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश वेरी वेल, ऑल द बेस्ट।